हाईली इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन द प्रैक्टिकल लाइफ ऑल्सो, और हर कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होने वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसका नाम है IAS 23। और IAS 23 टॉक्स अबाउट बोरोइंग कॉस्ट। चलिए जरा थोड़ा एक्सपीरियंस से बताइए, बोरो करने से रिलेटेड क्या क्या कॉस्ट होती है। बोरोइंग कॉस्ट IAS 23 बात करता है कि अगर आप लोन लेते हैं, बोरो करते हैं, तो उस बोरो करने के लिए कुछ कॉस्ट की पेमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं। सर डेफिनेटली करते हैं। सबसे बड़ा क्वांटम हम पे करते हैं इंटरेस्ट, फाइनेंस चार्जेस, प्रोसेसिंग फीस। ये सब आप पे करते हो कि नहीं करते हो। अगर आपने कोई लोन लिया है तो उस लोन लेने की जो कॉस्ट होती है उसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सो IAS 23 का ऑब्जेक्ट समझिए, ट्रीटमेंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। मतलब पूरा फोकस वो किस बात के ऊपर कर रहे हैं, ट्रीटमेंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट, पर्टिकुलरली वेयर द रिलेटेड बोरोइंग कॉस्ट आर अप्लाइड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सर्टेन एसेट। तो एक बात हमें ध्यान रखना है कि हम बोरोइंग कॉस्ट को समझ रहे हैं, आपको इसका ट्रीटमेंट उस केस में समझना है जब इस बोरो किए गए लोन से आप किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या करते हैं सर, कंस्ट्रक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट। तब बोरोइंग कॉस्ट का ट्रीटमेंट IAS जो है 23 के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, डिस्कस कर। तो दो डेफिनेशन जो की टर्म्स हैं एग्जाम में, जो भी आपको BPP का स्टडी मटेरियल दिया है, कई बच्चे हमसे नोट्स मांगते रहते हैं, लेकिन आपको अगर IFRS की एग्जाम को क्रैक करना है तो आपको अप्रूव्ड मटेरियल को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। इसलिए मैं कुछ नोट्स तो देता हूं आपको, जैसे भी आगे मैं आपको कुछ चैप्टर के दूंगा, लेकिन ये तो पूरा प्रैक्टिकल है। इसमें नोट्स के साथ साथ ये की टर्म्स आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट, आपको एग्जाम में लिखनी पड़ सकती है। डेफिनेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट, तो बोरोइंग कॉस्ट का क्या है मतलब, इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट इनकर्ड बाई एंटिटी इन कनेक्शन विद द बोरोइंग ऑफ फंड। अभी कितनी सिंपल डेफिनेशन है कि या तो इंटरेस्ट या अदर कॉस्ट, जैसे आप इंडिया में प्रोसेसिंग फीस पे करते हैं, तो वॉट एवर कॉस्ट incurred by the entity in connection with the borrowing of fund is called borrowing cost। तो बोरो करने से रिलेटेड सर इंटरेस्ट ही होता है और ज्यादा से ज्यादा PF होती है, प्रोसेसिंग फीस। अब यहां पर एक डेफिनेशन और दी गई है, क्वालिफाइंग एसेट्स। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो आपको एग्जाम में लिखनी पड़ेगी टाइप करके। एन एसेट, बड़े ध्यान से समझिए, एन एसेट दैट नेसेसरीली टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, नेसेसरीली टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम फॉर देयर, फॉर टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। मतलब हर वो एसेट जो कि सब्सटेंशियल टाइम लेती है उसको बनने में, उसके उसके इंटेंडेड यूज में आने के लिए। तो मैं अब आपसे पूछता हूं, आपने एक ऑटोमोबाइल खरीदना है, क्या वो क्वालिफाइंग एसेट होगी या नहीं होगी, मेरा क्वेश्चन आपसे। आपको यस और नो में आंसर लिखना है बस, सिर्फ यस और नो में। मैं देखना चाह रहा हूं कि अच्छा कोई बच्चे यस और नो में लिखने में भी उनको थोड़ा सा तकलीफ हो रही है, हाथ नहीं चला पा रहे वो। सर क्या हमें ऑटोमोबाइल को बनाना पड़ता है या खरीदना पड़ता है, मेरा आपसे क्वेश्चन। आप ऑटोमोबाइल बनाने का बिजनेस करते हैं क्या। नहीं सर, हम तो ऑटोमोबाइल को बाय करने पड़ता है। तो सर दुकान पे जाएंगे, पेमेंट देंगे, इट इट विल नॉट टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम फॉर देयर इंटेंडेड यूज। आप जाओ पेमेंट दो, तुरंत मिल जाएगी। तो सर बनाना मतलब हम कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट मेकिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट द बिल्डिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट द कंस्ट्रक्शन, प्रोडक्शन। तो ऐसी एसेट जो कि सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेती है, जैसे बिल्डिंग। अब आपको 5 माला बिल्डिंग बनाना है, 10 माला बिल्डिंग बनाना, तो एक दिन में नहीं बनेगी, एक महीने में नहीं बनेगी, सालों लग सकते हैं, साल 2 साल 3 साल लग सकते हैं।
तो ऐसी एसेट जो रेडी टू यूज है, जहां आपकी दुकान पे आप पेमेंट देके खरीद सकते हैं, वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, क्योंकि क्वालिफाइंग के साथ में वर्ड असेट भी तो लिखा है। तो क्वालिफाइंग एसेट विच टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल, उसी को हम क्या बोलेंगे, क्वालिफाइंग एसेट। तो एक बात ध्यान रखिए सर, ये क्वालिफाइंग एसेट्स का कॉन्सेप्ट जो आप आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? तो आपको ये समझना है, क्वालिफाइंग एसेट्स का जो कंसेप्ट है, अगर आपने बोरोइंग कॉस्ट, बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में, अगर आपने बोरोइंग कॉस्ट जो है क्वालिफाइंग एसेट्स के लिए की है, किसके लिए की है? क्वालिफाइंग एसेट्स के लिए। बोरोइंग कॉस्ट अगर क्वालिफाइंग एसेट्स के लिए है, तो हमेशा इसको कैपिटलाइज कर दो। और अगर अदर देन क्वालिफाइंग एसेट है, तो एक्सपेंस कर। बात समझ में आती? सबसे पहले तो ये बात समझना जरूरी। कितनों को ये प्रोविजन समझ में आ गया कि सर अल्टीमेटली आप ये कहना चाहते हैं, आईएस 23 का पूरा फोकस ही क्या है? बोरोइंग कॉस्ट के ट्रीटमेंट पर। और बोरोइंग कॉस्ट क्या बोलता है सर? बोरोइंग कॉस्ट बोलता है कि अगर वो क्वालिफाइंग एसेट्स हैं, और क्वालिफाइंग एसेट्स के लिए आपने बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड करी है, तो इसको कैपिटलाइज करो, मतलब इसको एसेट्स मान लो, कैपिटलाइज कर दो, एसेट की कॉस्ट में ऐड ऑन कर दो। और अगर सर बोरोइंग कॉस्ट जो है वो अदर देन क्वालिफाइंग एसेट है, तो उसको एक्सपेंसेस कर दो। एक्सपेंसेस कर दो यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज। अब सर व्हाट डू यू मीन बाई क्वालिफाइंग एसेट्स? तो ये हमने अभी पढ़ा, क्वालिफाइंग एसेट्स का मतलब क्या है? क्वालिफाइंग एसेट्स मींस विच टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम फॉर देयर इंटेंडेड यूज। जैसे बिल्डिंग आप कंस्ट्रक्शन करते हो, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने के लिए तो इसको हम बोलेंगे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। क्या बोलेंगे? अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, मानकर चलो आपने 31 मार्च, 1 जनवरी को लोन लिया, 1 जनवरी 2024 लोन ले लिया, और आपका कंस्ट्रक्शन हो गया 31 मार्च 2025 में आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, लेकिन आपने लोन का रीपेमेंट अभी भी नहीं किया है। तो फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए, 2025 के लिए कितना प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है? चलो ओवरऑल बताओ, कितना प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है और कितना पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड, ये आपको बताना है। ये बताओ, पोस्ट टोटल 31 दिसंबर 2025 के पीरियड के लिए टोटल प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड और पोस्ट कंस्ट्रक्शन। लेट से आपने 31 दिसंबर 2025 को लोन का पूरा पेमेंट कर दिया। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाउ मेनी मंथ फॉर अ कंस्ट्रक्शन पीरियड एंड हाउ मेनी मंथ फॉर पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड? क्या मंथ नहीं गिन पा रहे हैं? मंथ गिन पा रहे हैं कुछ बच्चे की नहीं? सर अगर हम ओवरऑल देखें, 1 जनवरी 2024 को लोन लिया और 25 को पेमेंट करा, तो इसका मतलब 2 ईयर तो होता है टोटल पीरियड। ठीक। आउट ऑफ दैट 2 पीरियड, जो 15 मंथ है, 15 मंथ कैसे आ गए सर? जनवरी से 31 मार्च, जनवरी 2024 टू 31 मार्च, ये पीरियड हमारा कंस्ट्रक्शन है, जब तक हमारी बिल्डिंग रेडी नहीं हुई थी।
कंस्ट्रक्शन पीरियड। जी सर। तो और उसके बाद जो 1 अप्रैल 2025 टू 31 दिसंबर 2025 का पीरियड है, वो आपका पोस्ट कंस्ट्रक्शन। ये बात समझ में आई कि यहां पर सर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका था, जो कि 9 मंथ का है। तो ये आपका हो गया 15 मंथ, और ये हो गया आपका 9 मंथ। बात समझ में आती है कि नहीं आती? बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। कई बच्चे 7 महीने गिन रहे हैं, 31 मार्च से लेकर 31 दिसंबर तक। 7 महीने नहीं होते, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 मंथ होते। तो ये जो कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट कॉस्ट है, विच इज कॉल्ड बोरोइंग कॉस्ट, ये क्या होगी? कैपिटलाइज। कैपिटलाइज मतलब एसेट की कॉस्ट में हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। लेकिन जो पोस्ट है, पोस्ट कंस्ट्रक्शन, उसको क्या करेंगे? पोस्ट कंस्ट्रक्शन को हम एक्सपेंसेस समझ के चार्ज इनटू प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या कर देंगे? उसको डेबिट कर देंगे। बात समझ में आ गई? किसी को कोई दिक्कत? ये बेसिक है। दिस इज द बेसिक्स ऑफ IAS 23, जो आपको बिना बुक पढ़े पता होना चाहिए। सबको क्लियर है? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। आपने लोन टेकन किया 50 लाख। आउट ऑफ दैट 50 लाख आपने 30 लाख का लोन जो है, 30 लाख को जो यूज किया है, वो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए किया है। बाकी 20 लाख आपने कुछ आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए यूज कर लिया, वर्किंग कैपिटल यूज कर लिया। लेट्स से 12% इंटरेस्ट। कितना पीएनडल में जाना चाहिए? एक क्वेश्चन मैंने आपसे अगेन पूछना है, पीएनडल में जाना चाहिए और कितना आपका कैपिटलाइज होना चाहिए? ये आपको इसका आंसर यहां पर देना है। आसान भाषा के क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे। अमाउंट इंटरेस्ट में बताइए। कैलकुलेटर कल से क्लास में लेकर बैठना है सभी को। तो सर सिंपल सी बात है, ये जो बिल्डिंग का यूज कर रहे हैं, बिल्डिंग इज योर क्वालिफाइंग एसेट, तो इसके ऊपर 3,60,000 का पेमेंट हो जाएगा। अब सर वर्किंग कैपिटल तो कोई क्वालिफाइंग एसेट्स तो है नहीं, ये तो सर नॉन क्वालिफाइंग एसेट्स है, तो इसको तो पीएनडल में चार्ज कर। बात समझ में आती है? अब अगला क्वेश्चन ये है कि सर हमने एक्सपेंसेस को एक साथ 30 लाख नहीं कर दिया। हमने अप्रैल में पहली बार फंड को यूज करना शुरू किया कंस्ट्रक्शन के लिए, 10 लाख। फिर हमने 30 जून को शुरू किया और यूज किया 5 लाख। फिर 31 अक्टूबर को हमने यूज किया 15 लाख। मैं आपसे इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पूछना चाहूंगा। अपने अपने कैलकुलेटर पर इंटरेस्ट का चार्ज बताइए कितना लगना चाहिए।
इंटरेस्ट एक्सपेंसेस कितना कैपिटलाइज करना चाहिए, मैंने डेट्स दी, आपने पार्टनरशिप पढ़ा होगा 12th क्लास में। शुरू हो जाओ बेटा, 2 मिनट में मुझे बताओ। 9 मंथ यूज किया, ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये हाँ या ना में लिखना है बेटा। जी सर, 9 मंथ। इस फंड को हमने 6 मंथ यूज किए। जी सर, साल का एंड 31 दिसंबर है। इस फंड को हमने 3 महीने यूज किए। तो हम ये कह सकते हैं कि सर 10 लाख, 1 2 3 4 5 6 को हमने 9 मंथ यूज किया, तो 9/12, 7,50,000। इसको 6 मंथ यूज किया है 5 लाख को, तो सीधे 2.5 लाख लिख सकते हैं। और इसको हम 15 लाख, है ना, 15 लाख × 3/12। तो इट मीन्स दैट हमने ये एवरेज एक्सपेंडिचर इतना किया है, 13,75,000। और इसके ऊपर मैं अगर सीधे 12% लगा दूं तो कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। 1,65,000 योर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। हाँ, अक्टूबर वाला 2 मंथ आएगा, सॉरी। 31 अक्टूबर है ना, नवंबर दिसंबर। तो ये आपका 12,50,000 हो गया, और 12,50,000 का 12%, तो 1,50,000। क्या आप सभी का भी यही आंसर था क्लास में किसी का आंसर? तो आपको कई बार ऐसे मंथली एक्सपेंडिचर का कैलकुलेशन करना आना चाहिए, और उसके ऊपर सीधे इंटरेस्ट रेट लगाते आना चाहिए। कुछ बच्चे डिफरेंट तरीके से भी कर सकते थे। सर पहला वाला 9 मंथ कैसे हुआ? अरे 1 अप्रैल है, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 9 मंथ होते हैं। दूसरा वाला 30 जून है, तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक 6 मंथ होते हैं, 1 जुलाई से लेकर 30 जून को तो खत्म ही हो गया ना, जून मंथ खत्म हो गया। लास्ट वाला 31 अक्टूबर था, तो नवंबर एंड दिसंबर, तो 3 मंथ की जगह इसको 2 मंथ करो बेटा। तो 15 लाख को आपने 2 मंथ कर दिया, 15 लाख × 2 डिवाइडेड बाई 12। तो ये तीनों का आपने टोटल मार दिया 12,50,000। उस 12,50,000 के ऊपर आपने 12% का क्या कर दिया, इंटरेस्ट लगा दिया। तो इस तरीके से कई बार आपको क्या करना पड़ेगा। अब कंपनी ने खुद एक्चुअल में इंटरेस्ट का पेमेंट कितना किया होगा, क्योंकि कंपनी ने तो 50 लाख का लोन ले लिया था। आप मुझे बताओ, कंपनी ने 1 जनवरी को अगर लोन लिया है, तो कंपनी ने एक्चुअल में कितना पेमेंट किया होगा इंटरेस्ट का, कौन बताएगा? 50 लाख का लोन लिया था, 12% के हिसाब से सर 6 लाख। 6 लाख तो आपका इंटरेस्ट था। जी सर। आउट ऑफ दैट 6 लाख आपने कितना कैपिटलाइज किया? 150। तो ये जो 150 माइनस कर देंगे, इसमें से बाकी कहां जाएगा? हम्म। ये 150 अगर इसमें से मैं माइनस कर दूंगा, ये माइनस का निशान लगा हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे? एक्सपेंसेस। बात समझ में आती है? तो यही है बोरोइंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। तो IAS 23 कोई बहुत बड़ा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है। अगर आपको ये समझ में आ गया, तो 50% बोरोइंग कॉस्ट का टॉपिक फिनिश हो गया है। 50%। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत बड़े बड़े नहीं होते हैं। एग्जाम पास करने के लिए तो ये कंसेप्चुअल क्लियरिटी आपकी होनी चाहिए। क्या आप सभी को ये बात क्लियर हो गई कि सर हाँ, इस तरीके से हमें ट्रीटमेंट देना है? आगे बढ़ते हैं। अब आपको बोरोइंग कॉस्ट का डेफिनेशन दी है, द स्टैंडर्ड लिस्ट व्हाट में इंक्लूड द बोरोइंग कॉस्ट। तो बोले इंटरेस्ट, फाइनेंस चार्जेस, कई बार फॉरेन एक्सचेंज होगा, तो फॉरेन एक्सचेंज का अभी हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे। फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग फ्रॉम द एक्सटेंट दे आर रिगार्डेड एज एडजस्टमेंट टू इंटरेस्ट के ऊपर एक क्वेश्चन स्पेसिफिक कराऊंगा मैं आपको। तो अभी आप फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस समझिए। अब क्वालिफाइंग एसेट्स क्या होती है सर? तो हमने पढ़ा इन्वेंट्री, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, पावर जनरेटिंग फैसिलिटी, इंटेंजिबल एसेट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। लेकिन साफ बोला गया है कि
फाइनेंशियल एसेट्स इन इन्वेंट्री दैट आर मैन्युफैक्चर्ड और अदरवाइज प्रोड्यूस्ड ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। फाइनेंशियल एसेट्स क्या होती? गिव मी वन एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल एसेट। कोई ऐसा एग्जांपल कि आपके दिमाग में आता हो? फाइनेंशियल एसेट किसको बोलते हैं? सर हमने किसी कंपनी के बॉन्ड खरीदे हैं, वो क्या होगी? टेंजिबल, इंटेंजिबल और फाइनेंशियल एसेट। सर फाइनेंशियल एसेट ऐसी एसेट जो कि किसी कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स के थ्रू क्या होती हो, अराइज होती हो। तो फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब होता है जो किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आपको मिलने वाली, जैसे बॉन्ड है, इन्वेस्टमेंट किया है तो ये कोई क्वालिफाइंग एसेट थोड़ी होती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने लोन लेकर किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया, उस लोन की कॉस्ट को क्या करना चाहिए? एग्जामिनर आपसे पूछेगा, क्या लिखोगे? एक लाइन। जरा चैट बॉक्स में मुझे आंसर लिख के दिखाओ कि अगर एग्जामिनर ने आपको एक इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स दे दिया तो आप वहां पर क्या लिख के आओगे? तो आप लिख के आओगे, सर इट इज नॉट ए क्वालिफाइंग एसेट्स, दैट्स व्हाई ऑल द एक्सपेंसेस शुड बी चार्ज इनटू द पी एंड एल। इट इज नॉट एन क्वालिफाइंग assets that are ready for their intended use or sale when purchase are not qualifying asset। जो परचेस करते समय इमीडिएटली यूज कर सकते हैं, इट कैन नॉट बी ए क्वालिफाइंग एसेट्स। तो साफ लिखा है IAS 23 कैपिटलाइजेशन, ऑल द एलिजिबल बोरोइंग कॉस्ट मस्ट बी कैपिटलाइज्ड। ओनली बोरोइंग कॉस्ट दैट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू एक्विजिशन। अब देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। एक कॉस्ट होती है जो कि स्पेसिफिक कॉस्ट होती है। आपने लोन केवल कंस्ट्रक्शन के लिए ही लिया है, उसको बोलते हैं हम स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। आगे हम पढ़ेंगे बोरोइंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन के लिए एक वर्ड दिया गया है दोस्त, क्योंकि बुक की लैंग्वेज भी कई बार पढ़नी पड़ती है। द बोरोइंग कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन मस्ट बी आइडेंटिफाइड। These are the borrowing costs that would have been avoided had the expenditure on qualifying asset not been made। मतलब अगर हम वो क्वालिफाइंग एसेट्स के लिए एक्सपेंडिचर नहीं करते तो हमें ये बोरो करना ही नहीं पड़ता। वुड हैव बीन अवॉइडेड, मतलब इतनी टेक्निकल लैंग्वेज अपने को याद रखने की जरूरत नहीं है, बट कई बार बुक्स में लिखी आ जाती। अब एक कॉन्सेप्ट और है, टेम्पररी इनकम। देखो यहां पे वर्ड दिया है, टेम्पररी इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इनकम। अब आप सोचो, आपने बैंक से एक लोन लिया, तो बैंक आपको आपके हाथ में पकड़ के देता है या आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देता है? क्या कैश में देता है या आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है? अगर आपने कोई लोन लिया है तो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है ना। और लेट से आपने 5 CR का लोन लिया था और वो आपने आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिया, तो अगर 5 करोड़ का लोन 15 दिन तक आपके बैंक अकाउंट में पड़ा रहेगा तो बैंक आपको कुछ इंटरेस्ट देगा कि नहीं देगा? ऑब्वियस सी बात है सर, देगा। इस इन्वेस्टमेंट इनकम को क्या करना चाहिए? ये परमानेंटली आपने इन्वेस्टमेंट किया, ये टेम्परेरी 15 दिन के लिए रखा था आपके पास? सर इट्स फॉर अ टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम। तो आप मुझे बताइए इस इंटरेस्ट का क्या करें? तो उनका कहना है कि ये जो बोरोइंग कॉस्ट लगी है उसमें से इस टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम को माइनस करें। तो जो टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम आपकी है, ये क्या हो जाएगी? सब्सट्रैक्ट हो जाएगी आपकी बोरोइंग कॉस्ट में से। बोरोइंग कॉस्ट में से आपको इसको क्या करना है? माइनस करना। भाई समझ में आ गई? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वो ये बोलना चाहते हैं, लेस एनी इन्वेस्टमेंट इनकम, लेस एनी इन्वेस्टमेंट इनकम टू द टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट ऑफ दोज, इट वुड नॉट बी अनयूजुअल। अब यहां पर आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया जा रहा है समझाने के लिए, जिसको हम समझ रहे हैं।
ऑन जनवरी 2006, Siemens company borrowed 1.5 million to finance the production of two assets. कि आपको एक प्रोडक्शन करना है, एक नहीं दो प्रोडक्शन करना है, दो असेट्स आप प्रोड्यूस करने वाले, बोथ ऑफ विच आर एक्सपेक्टेड टू टेक ईयर बिल्ड, मतलब उसको बनाने में समय लगने वाला। लोन लिया आपने जनवरी में, वर्क भी स्टार्ट आपने कर दिया। अब आपने देखिए लिया 1.5 मिलियन का है, लेकिन आपने अलग अलग डेट पर खर्चा किया। मैं आप लोगों को चांस दे रहा हूं। द लोन रेट वॉज 9%, 9%, और 7% इन्वेस्टमेंट सरप्लस है, 7%। अब ये क्वेश्चन ने नहीं दिया कि कितने दिन के लिए हमने उसको इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन हम कॉमन सेंस से लगा सकते हैं कि लोन हमने 1 जनवरी को ले लिया, और अभी हमने 1.5 मिलियन से पहले जनवरी से लेकर 30 जून तक कितना यूज किया है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। जनवरी से लेके 30 जून तक कितना यूज किया है, बस इतना ही बताना है आपने, ज्यादा कुछ बताना नहीं है अभी। क्वेश्चन को पढ़कर ध्यान में बताइए। कई बच्चे बोल रहे 6 मिलियन। क्वेश्चन में आप देख ही नहीं रहे कि दो असेट है, एक 250 आपने यहां पे यूज किया सर, ये वाला, और ये 500। तो 750 का किया ना आपने, 7,50,000, 1.5 मिलियन में से 50% यूज किया है। तो आप देखिए सॉल्यूशन में, सबसे पहले तो हमने 9% यहां पर ले लिया एसेट वन के लिए, एसेट ए के लिए। अब आप देखो कि सर एसेट ए के लिए 31 दिसंबर 2006 तक, थोड़ा ध्यान से देखना। आप सबसे पहले ध्यान से देखो कि उन्होंने 500 जो था, टोटल फंड कितना यूज किया आपने, क्वेश्चन में ध्यान दे पा रहे हैं, पूरा फंड कितना यूज किया है। क्या पूरा 1.5 मिलियन यूज हो गया है या नहीं हुआ है? सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखो, क्या पूरा यूज हुआ है नहीं हुआ, ये देखना। हाँ सर, हमको तो पूरा यूज होते दिख रहा है सर। 2.5 होता 5 मिलियन, और 500 तो 1.5 मिलियन हमने पूरा यूज कर लिया है। जी सर, तो अब आपने सबसे पहले देखो, कॉमन सेंस लगाना है कि 9% हमने क्या किया है, हमारी बोरोइंग कॉस्ट है। जी सर, बोरोइंग कॉस्ट है। एसेट ए के लिए जरा बोरोइंग कॉस्ट निकालो टोटल, एसेट ए के लिए टोटल बोरोइंग कॉस्ट, आपको एक मौका दिया जा रहा है। 9% है सर। निकाल पा रहे हैं? 45,000 की नहीं निकाल पा रहे? सोल्यूशन देखकर कई बच्चों को नहीं आएगा, मुझे बताए कि 500 के ऊपर 9% नहीं निकाल पा रहे कई लोग। सर 500 के ऊपर 9%, 45,000 निकालने में कोई दिक्कत है क्या? इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को? एसेट्स बी के ऊपर सर हमने कितना किया है, 1,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, तो 1,000 का 9% ये होता है 90,000। जी सर। अब लेकिन कुछ फंड आपने टेम्परेरी बेसिस पे इन्वेस्टमेंट किया होगा कि नहीं वो किया होगा, आप मुझे बताओ। आपने इसके ऊपर 500 यूज किया है, जनवरी से लेके 30 जून तक आप केवल 250 को यूज करा होगा, बाकी 250 कहीं ना कहीं आपने इन्वेस्ट कर दिया होगा। बात समझ में आती है? मतलब कॉमन सेंस से अपने को ये सोचना है कि सर एसेट यहां पे लिख देते हैं अपन, एसेट्स ए के लिए हमें 500 को यूज करना था, हमने 1 जनवरी को 250 यूज कर ली। तो इसका मतलब अभी हमारे पास इस एसेट्स के लिए 250 सेविंग में पड़ा होगा बैंक अकाउंट में। तो इस 250 के ऊपर हमें 7% की इनकम होगी।
जी सर। और वो 6 मंथ की है ना, तो 6 मंथ निकाल दो, इक्वल टू, सॉरी, इंटू 6/12। तो ये जो 8.75 था, ये इसको क्या किया, माइनस किया, तो 36250 आ गया आपकी कॉस्ट। इसी तरीके से इस 90 में से भी 50% हमने 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट कर दिया होगा, तो ये जो 500 का 7% है, यहां पर 500 का 7%, 35 आता, और इसको भी हमने क्या कर दिया, डिवाइडेड बाई 2, 6 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो ये 17.5 आए। तो ये भी आपने उसमें से माइनस, तो ये आपकी नेट क्या आ गई, बोरोइंग कॉस्ट आ गई। और अल्टीमेटली आपने उस एक्सपेंडिचर जो 5 लाख का इधर किया था और 1 मिलियन का इधर किया था, उसके अंदर जोड़ दिया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन? सिंपल था क्वेश्चन। तो आपको यह समझना है कि सर जब भी हम क्वेश्चन में कहीं इंटरेस्ट इनकम देखें, तो जितने पीरियड के लिए हमने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, इसका मतलब उतना फंड हमारा टेम्परेरी सरप्लस में पड़ा था, और उस सरप्लस की कॉस्ट के ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलेगा, तो हमें उस कॉस्ट को बोरोइंग कॉस्ट से क्या करना होता है, सब्सट्रैक्ट करना होता है। तो आउट ऑफ 45,000 आपने माइनस किया, 36250 आपका यहां पर आंसर आ गया। और इस 36250 को आप यहां पे क्या कर रहे हैं, कैपिटलाइज कर रहे हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आपको एग्जाम में देखो ऐसे प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, द आंसर अबव हैज बीन प्रेजेंट इन अ स्प्रेडशीट टू रेप्लिकेट हाउ यू माइट प्रेजेंट योर आंसर इन दी स्प्रेडशीट। तो आपको देखो यहां पर एसीसी की वेबसाइट पे जब सपोर्ट सेगमेंट में जाते हो, तो यहां पर आपको दिया गया कि इस तरीके से आप कॉस्ट निकालेंगे, उसमें से माइनस करके आपको कॉस्ट ऑफ एसेट्स निकालना पड़ेगा एग्जाम में। कॉस्ट ऑफ एसेट्स क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उस कॉस्ट ऑफ एसेट्स में एक्सपेंडिचर इनकर्ड प्लस बोरोइंग कॉस्ट इज इक्वल टू योर टोटल कॉस्ट। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर था आज का। अगला सेगमेंट जो हमारा कल का सेगमेंट होगा, उसमें हम इसके और भी एडवांस लेवल को क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, फिर खत्म हो जाएगा। ये भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड छोटा है, लेकिन उसमें मैं आपको और एक एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, स्पेसिफिक बोरोइंग वर्सेस जनरल बोरोइंग। तो हमने IAS 36 को फिनिश किया है, और आज हमने IAS 23 को फिनिश कर लिया। टुमारो के लेक्चर में हम इसके एडवांस लेक्चर को खत्म कर देंगे। तो 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंने फिनिश किए हैं। उन दोनों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की पास्ट लाइब्रेरी के क्वेश्चन भी मैं अपलोड कर दूंगा। आप लोग भी अपने लेवल पर उसको ट्राई करेंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ना, IAS 36 में आपको 2-3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बता रहा हूं। IAS 33, IAS 36 और IAS 23, 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इतने छोटे हैं कि इसके ऊपर 12 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, जो आपके पास होने में बहुत क्रूशियल रोल प्ले कर सकते हैं। 3-4 घंटे का लेक्चर है इसके अंदर, और 3-4 घंटे आपको मेहनत करना है। EPS हमने पढ़ लिया है, इंपेयरमेंट कॉस्ट हम पढ़ चुके हैं, बोरोइंग को, इसके क्वेश्चन भी मैं आपको करवा दूं। तो 12 मार्क्स आपके सर्टेन हो जाना चाहिए। थ्योरी भी इसकी सबसे सरल थी, दोनों चैप्टर की थ्योरी बहुत सरल है। तो इन छोटे छोटे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को आप बहुत अच्छे से पढ़िए, इट विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, मतलब आपके पास होने में दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। चलिए, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। आज के इस लेक्चर को भी और कल के लेक्चर को भी हम अपलोड कर देंगे LMS।